बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एक्चुअली दो चीज़ों की ज़रूरत होता है, एक है बेस और दूसरा है लेटिस। लेटिस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था। जो हमने कहा था कि लेटिस एक्चुअली इमेजिनरी फ्रेमवर्क है क्रिस्टल का, जिसके ज़रिए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर बनाते हैं तो घर के लिए हम एक नक्शा खींचते हैं, तो इस नक्शे की बुनियाद पर हम घर बनाते हैं। इस तरह क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम एक इमेजिनरी फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो इस इमेजिनरी फ्रेमवर्क पर हम जब एटम या मॉलिक्यूल रखते हैं तो हमारे साथ क्रिस्टल वजूद में आ जाता है। यहाँ पे जो इस एड्रेस में हमने बेसिस का जिक्र किया है, a base attached to each lattice point then the crystal structure is formed। यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस एक्चुअली एटम या मॉलिक्यूल होता है। जब हम किसी क्रिस्टल लेटिस पे रखते हैं तो हमारे साथ क्रिस्टल वजूद में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट है, जो हमने एक इमेजिनरी फ्रेमवर्क बनाया है, जब हम इस पे एटम या मॉलिक्यूल रखते हैं तो एटम या मॉलिक्यूल रखने के बाद हमारे साथ क्या से हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एटम या मॉलिक्यूल हैं। जब हम इस लेटिस पॉइंट पे रखेंगे तो हमारे साथ क्रिस्टल आ जाता है, यानी क्रिस्टल बन जाता है। कभी कभी मॉलिक्यूल फॉर्म में आ जाता है, तो एटम जब आ जाते हैं तो एटम्स डायरेक्टली हम इस लेटिस पॉइंट पर रखते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो मॉलिक्यूल का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर जो लेटिस पॉइंट है इस पर रखते हैं। तो इस तरह हमारे साथ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए दो चीज़ों की जरूरत है, एक है बेस और एक है लेटिस। लेटिस एक्चुअली 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क है, इमेजिनरी फ्रेमवर्क। तो जब हम इस इमेजिनरी फ्रेमवर्क पर एटम को जब रखेंगे तो हमारे साथ क्रिस्टल वजूद में आ जाता है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसके बाद हम डिफाइन करते हैं यूनिट सेल की। व्हाट इज अ यूनिट सेल? यूनिट सेल एक्चुअली जब हम क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल में हम एक यूनिट को लेते हैं, तो इस यूनिट को हम थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट करते हैं। तो इस रिपीटेड यूनिट को हम यूनिट सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम है इन द क्रिस्टल। तो इसमें हमने एक यूनिट को स्पेसिफाई किया। ठीक है, एक यूनिट है, हम एक अनदर यूनिट लेते हैं। इस तरह हमने एक अनदर यूनिट लिया, इस तरह हम एक और यूनिट भी ले सकते हैं। अपनी मर्जी से जो यूनिट लेते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप यूनिट सेल लेंगे तो वही यूनिट सेल आप थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि आप एक यूनिट को स्पेसिफाई करना है। अगर आप ये यूनिट स्पेसिफाई करेंगे तो ये यूनिट सेल थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट होगा। अगर आप एक अनदर यूनिट सेल स्पेसिफाई करेंगे तो वही यूनिट सेल थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल, हमने ए यूनिट सेल स्पेसिफाई किया, तो ये यूनिट सेल थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट होगा। ठीक है, इस तरह हम अदर यूनिट भी ले सकते हैं अपने चार्ट के मुताबिक। तो हर यूनिट सेल आप ले सकते हैं, लेकिन इसलिए जरूरी जो यूनिट को एक यूनिट को आप स्पेसिफाई करेंगे और इस यूनिट सेल को थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट हो जाएंगे। तो यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। द यूनिट सेल
at which atom lies only at the corner of the atom, only at the corner of the unit cell. For example, हमने एक यूनिट सेल लिया, तो अगर आप इसको देखें, जो एटम है वो सिर्फ इसके कारण पर मौजूद होते हैं। जब हम इस यूनिट सेल को यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये एटम है, इस कारण पे मौजूद होता है, इस कारण पे है, इस कारण पे है, इस कारण पे है। और हर एटम 1/4 पार्ट ऑफ यूनिट सेल, 1/4 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट किया है हर एटम ने यूनिट सेल में। अगर आप इसको देखें तो इसका ये हिस्सा 1/4 ऑफ दिस एटम है, इसने भी 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट किया है इस यूनिट सेल में। इस एटम ने 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट किया है इस एटम ने 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट किया है इस यूनिट सेल में। तो कितने एटम हैं? टोटल 4 हैं, हर एटम ने 1/4 कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 आ गया। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जब 1 आ जाए तो हम इसको प्राइमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। या हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ द एटम लाइज ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? प्राइमेटिव यूनिट सेल। जब एटम कॉर्नर पे आ जाए और इसके अलावा एक और पॉइंट पे भी आ जाए, तो इसको हम नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल कहते हैं। या द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज ग्रेटर देन 1, हम इसको प्राइमेटिव यूनिट सेल भी कहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक यूनिट सेल लिया, ये जो एटम कॉर्नर पे भी मौजूद हैं और जो कॉर्नर के अलावा एक अदर पॉइंट पे भी मौजूद है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएगी? 1 से ज्यादा आ जाएगी। आप देखें, ठीक है, तो कितने एटम है? 6 एटम है। इस एटम ने इस यूनिट सेल में एक हिस्सा कंट्रीब्यूट किया, इसको 1/4, इसने भी 1/4 इसे कंट्रीब्यूट किया है, इस एटम ने 1/4 इसे कंट्रीब्यूट किया, इस एटम ने भी 1/4 इसे कंट्रीब्यूट किया है। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर एटम कितने हैं? 1/4। जो टोटल 4 एटम है एट कॉर्नर, और हर एटम 1/4 पार्ट ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में। तो इसकी वजह से एक आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ड्यू टू कॉर्नर एटम इज इक्वल टू 1, एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब जो मिडिल फेस पर मौजूद है। तो ये एटम 1/2 इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एटम 1/2 इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 एटम हैं फेस पे और हर एटम 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इस यूनिट में, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ड्यू टू कॉर्नर प्लस ड्यू टू फेस 2 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसको हम नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सो प्राइमेटिव यूनिट सेल is the unit cell in which the atom lies only at the corner, या number of atom per unit cell is equal to 1 जब आ जाए तो हम इसको primitive unit cell कहते हैं। जब number of atom greater than 1 आ जाए इन unit cell में तो हम इसको non primitive cell कहते हैं। या number of atom present at the corner of the unit cell, also some other point, face या body सेंटर में जब आ जाए नंबर ऑफ एटम, तो इसको हम नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमेटिव एंड नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल। So this is the end of this topic. Thank you very much.
मैं अपने सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द ही जल्द मिल